हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि आपके अगस्त में होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए CBT एग्ज़ाम की सीरीज़ लेकर आया हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे आपका और जो आपके साथ बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन देते हैं। RT इक्वल टू ठीक R1 प्लस R2 प्लस R3, RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, RT इक्वल टू R1 R2 R3/R1 प्लस R2 प्लस R3, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए निकाल लेते हैं इसको। कैसे करेंगे, देखिए पहले अगर सीरीज में कनेक्टेड, अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात हो गई आपकी सीरीज। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? समांतर में। समांतर मतलब पैरेलल। तो पैरेलल में निकाल लेते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस निकलवा दिया RT, तो RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया आपका पैरेलल का कनेक्शन। लेकिन ये ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है। ठीक, ये ऑप्शन आपका इसमें नहीं दे रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हमको RT निकालना है। तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT को हम इधर ले आते हैं और सबको इधर ले आते हैं। तो RT इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका आंसर है। RT इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चित्र में 3 प्रतिरोध किस कनेक्शन में जुड़ा है। ये आपके देखिए 3 रेजिस्टेंस है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ये पूछा है और इनको सबको दे दी हमने 18 वोल्ट से। अब ये पूछा है कि ये सीरीज कनेक्शन किस कनेक्शन में जुड़े हैं। देखिए कनेक्शन 2 होते हैं। देखिए सीरीज कनेक्शन कैसे होगा? सीरीज कनेक्शन ऐसे होता है। तो बच्चों ये कनेक्शन जो होता है, ये कनेक्शन आपका सीरीज कनेक्शन होता है और इसी कनेक्शन के समान ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है। R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 ओम है। R2 की वैल्यू 2 ओम है और R3 की वैल्यू 6 ओम है। तो बच्चों ये किसमें कनेक्शन है? ये आपका सीरीज में कनेक्शन। अगर आपसे पूछा जाए पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, तो पैरेलल कनेक्शन ये होगा। पैरेलल कनेक्शन तो पहला कनेक्शन ऐसा होगा।
तो बच्चों ये आपका पहला कनेक्शन हो गया। अब कभी कभी पूछ सकता है कि कह देगा कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, और कभी कभी पूछ लेगा कि इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो होगी। तो ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जोड़ दीजिए तीनों को, 1 2 6, तो ये आ जाएगा आपका 9 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आपका सर्किट का आ गया 9 ओम। अब आपसे कहते हैं कि इसकी करंट क्या होगी, ठीक, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, बाय द ओम्स लॉ IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। V आपका कितना है 18, और रेजिस्टेंस आपका कितना है 9, तो कितना है 2 एम्पियर। तो बच्चों इसमें जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 2 एम्पियर की करंट। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन ये, इसमें कह रहा है कि आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले आप जान लीजिए क्या होता है। अगर रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हो तो टोटल दो रेजिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस, और अगर सीरीज में होंगे तो RT इक्वल टू R1 प्लस। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये आपके किसमें है, सीरीज में। ठीक, तो दोनों ये इसमें सीरीज में, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सीरीज में सॉल्व करेंगे तो सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 50, तो इनका जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका 80 ओम। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे, इसको हम रफ कर देंगे, और इन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस होगा उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 80 ओम। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये किस में होंगे आपके, पैरेलल में। तो पैरेलल में हो जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 80 गुणे 80 बटे 80 प्लस 80, तो कितना होगा 80 गुणे 80, और ये हो गया आपका 160 0 8 1 8 8 2 16, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपका 40। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया आपका 40 ओम। तो हम फिर क्या करेंगे, इन दोनों को रफ कर देंगे, और इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आएगा उसको यहाँ मेंशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। फिर इनका हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो RT इज इक्वल टू 60 प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे आएगा, तो इसको फिर हम फर्दर रफ कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 100 ओम। अब ध्यान से देखिए, दोनों रेजिस्टेंस आपके किस में होंगे,
कलन। तो कलन का फॉर्मूला क्या होगा? RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 100 गुणे 100, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200। ये कटा ये कटा ये कटा, दो बच्चे। तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा? 50। ठीक, तो इनका आंसर क्या रहेगा आपका? 50। नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है आपका ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2016 में पूछा गया है। पूछा गया हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, क्या कह रहा है कि किस नियम के स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन दिया है किरचॉफ का नियम, दूसरा दिया है ओम का नियम, तीसरा दिया है फैराडे का नियम, और जो चौथा नियम है ये आपका जूल का नियम। तो बच्चों मैं चारों नियम के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो इसमें आंसर क्या होगा आपका ओम का नियम होगा। इसमें आंसर क्या होगा आपका ओम का नियम। चलिए पहले ओम का नियम देख लेते हैं क्या है बेटा। ओम का नियम, ओम ने ये बताया था कि अगर हम स्थिर ताप और दाब पर, ठीक है, स्थिर ताप और दाब पर चालक में बहने वाली धारा और वोल्टेज का अनुपात नियत होता है, या कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या कह सकते हैं ओम्स लॉ ने बताया था कि V अपॉन I इज इक्वल टू स्थिरांक। ये आपका ओम का नियम है। कुछ बुकों में आपको मिलेगा स्टैंडर्ड, मेरे हिसाब से ये स्टैंडर्ड फॉर्म नियम है। कुछ बुकों में आपको मिलेगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग जो ओम का नियम बनेगा वो होगा V इज इक्वल टू IR, और इसके अकॉर्डिंग बनेगा I इक्वल टू GB। ठीक, यहां पे कौन क्या है? R आपका रेजिस्टेंस है, I आपकी करंट है, करंट में हिंदी बोलते हैं धारा, V आपका वोल्टेज है, और G है आपका चालकता। चालकता बराबर होता है 1/R, 1/R, मतलब ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अब देखिए ओम का नियम किस पे लागू होता है? ये आपका इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इन पर लागू होता है। ठीक, इनको क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स। किन पर लागू नहीं होता बेटा? तो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर पे लागू नहीं होता। जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं उन पर ये ओम का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स।
अब कभी कभी आपसे पूछेगा कि ओम का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो ओम का ग्राफ आपका ऐसा होता है। ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया, और ये ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट होता है, रेखीय होता है। ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको किरचॉफ का नियम बताते हैं। अब हम आते हैं किरचॉफ के नियम पर। किरचॉफ के बेटा दो नियम है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि डीसी सर्किट में जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इट मीन्स सिग्मा I इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं कि I1 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I4 इक्वल टू 0। ठीक, ये बेटा क्या होता है, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक, ये क्या होता है, रेखीय अरेखीय दोनों में लागू होता है। ठीक, अब आता है आपका दूसरा नियम, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखिए, सेकंड लॉ होता है कि सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई इज इक्वल टू 0। मतलब कि डीसी सर्किट में जितने भी आपके ईएमएफ लगे होंगे और उनके क्रॉस जितने भी रेजिस्टेंस हैं, उन रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, उनका जो इलेक्ट्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और ये क्या आता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका फिगर देख लीजिए, फर्स्ट सर्किट का, फर्स्ट लॉ का। ठीक, I1 क्या प्लस में, तो I1 आपकी ये आ गई। ठीक, जो करंट जंक्शन की ओर, ये जंक्शन हो गया, जंक्शन की ओर जो करंट आती है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो I1 आपका ये हो गया, ये आपका I3 हो जाएगा, ये भी जंक्शन की ओर आएगी, ये भी आपकी I5 होगी, ये भी आपकी जंक्शन की ओर होगी, ये I2 है, ये I2 आपकी जंक्शन से दूर जाएगी, जो जंक्शन से दूर जाएगी बेटा उसको हम लोग हमेशा माइनस लेते हैं। ठीक, और ये हो जाएगी आपकी I4। ठीक, ये आपका होगा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम का फिगर देख लीजिए, ये हो गया, प्लस माइनस, ये आपका E1 हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका E2 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम KVL लगा देते हैं,
करंट होगी, इसमें फ्लो होगी, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E1 I R1 प्लस E2 प्लस I R2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका किरचॉफ का नियम, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं फैराडे का नियम। फैराडे का नियम कहता है कि जैसे कोई कॉइल हो गई, ठीक, कोई कॉइल हो गई, जैसे आपने कॉइल है, ठीक, इसको हमने सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक, करंट फ्लो होने के बाद इसमें क्या होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, तो क्या होता है, इसमें फ्लक्स सेटअप हो जाते हैं। क्या होते हैं, फ्लक्स सेटअप हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉइल की जो टर्न्स आप देख रहे हैं इसको काटते हैं, जिसके कारण उसमें एक EMF उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो इसमें EMF इंड्यूस होगा, हमने मान लिया इसमें EMF आपका इंड्यूस हो रहा है E, वो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d फाई बाई dt। तो इसको जो हम हटाते हैं तो ये हो जाता है आपका n d फाई बाई dt। ये हो गया आपका फैराडे का सेकंड नियम, ठीक। अब इसी नियम को मॉडिफाई किया किसने, लेंज ने। क्या किसने किया बेटा, लेंज ने, लेंज लॉ जिसे बोलते हैं। उन्होंने इस EMF की डायरेक्शन को बताया, ये जो आपका EMF दिख रहा है इसकी डायरेक्शन को लेंज ने बताया, तो नया फॉर्मूला बनता है माइनस n d फाई बाई dt। मतलब जो आपका EMF होता है वो उसी का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है, मतलब वो उसी का विरोध करेगा जिसके द्वारा वो दुनिया में आया है, ठीक। और जो आपका जूल का नियम होता है बेटा, वो क्या होता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसको एक ही में कर देते हैं, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, ठीक। तो H इक्वल टू क्या होता है, 0.24 I स्क्वायर RT। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग जूल का नियम। जूल का नियम मतलब क्या, कि किसी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ये होती है, इसी को जूल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपकी हमें CBT एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।